डर लगा? बिकॉज एक बहुत भारी लेगेसी को आप फॉलो कर रहे थे और एक रेवोल्यूशनरी स्टेप भी ले रहे थे. When asking Namish throughout the whole thing, like, is it okay if I tell them what I think about this scene? But उस way में I felt so liberated because आप लोगों ने ऑन लोकेशन शूट्स करी है. द सिटी इन इटसेल्फ इज अमेजिंग, डिवाइन. आपका पर्सनली क्या एक्सपीरियंस था? अपने नीश से जुड़ा हुआ है, ऑथेंटिसिटी से जुड़ा हुआ है वाराणसी. तो हमारे हिंदुस्तान को प्रेजेंट करता है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है. मंगल एज अ कैरेक्टर आपको कैसी लगती है? कुछ सीन्स ऐसे थे जहाँ पे मेरी पर्सनल विश थी कि ओ अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं तो पलट के चमाटा लगा देती सामने वाले को. इंडस्ट्री का जो एक एग्जिस्टिंग डार्क साइड है, सम मैल प्रैक्टिसेस दैट वी सी, इसके ऊपर आपका क्या टेक है? हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, अगर आपके पास टैलेंट है, आप में वो बात है, आपके अंदर वो स्पार्क है, आपके अंदर वो जज्बा है, आप कर सकते हो. तो सब यहाँ पे बिजनेस करने बैठे, डार्क साइड के लिए नहीं बैठे. हाय गाइस, इट्स मी नमीश तनेजा Hi, this is Ella D. Verma. एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा. बॉलीवुड हंगामा पर मैं हूं मदीहा खान, जो कि आज बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि वो मंगल मुखी की कास्ट के साथ यहाँ पर बैठी है. प्लीज वेलकम एला डी वर्मा एंड रमेश तनेजा हियर विद मी. पहली बात तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मैं ये कॉन्वर्जेशन आप दोनों के साथ कर रही हूँ. सबसे पहले तो रमेश, आपका इतना सारा बॉडी ऑफ वर्क हमने टेलीविज़न पर देखा है एंड अब आपको वेब सीरीज़ करते हुए देखने के लिए, अलग अलग रोल्स ट्राई करते देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है. एंड एला, आप तो ऐसा लगते हो कि जैसे यू आर माई फ्रेंड, बिकॉज हमने आपकी जर्नी देखी है. वीव सीन, वीव हर्ड यू, यू बीन अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. हर चीज़ में आप हमेशा इन्वॉल्व रही हो, तो बहुत खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने कुछ दोस्तों से ही आज बात कर रही हूँ यहाँ पर. तो नमीश, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी. मैं अभी खुद वाराणसी से जस्ट आई हूँ एंड इट वाज माय फर्स्ट विजिट. आप लोगों ने ऑन लोकेशन शूट्स करी है. द सिटी इन इटसेल्फ इज अमेजिंग, डिवाइन. आपका पर्सनली क्या एक्सपीरियंस था? वाराणसी तो मैं ये वाले शो के लिए नहीं जा पाया, बट आई थिंक एला गई है वहाँ पे. बट अदरवाइज मैं पहले गया हूँ. बट बहुत ही ब्यूटीफुल और अपने नीश से जुड़ा हुआ है, ऑथेंटिसिटी से जुड़ा हुआ है वाराणसी. तो हमारे हिंदुस्तान को प्रेजेंट करता है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है. ब्यूटीफुल. मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि आपने ऑन लोकेशन शूट किया है. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? वाज दैट योर फर्स्ट टाइम? Yes, it was. This is my first acting experience all across the board, and Varanasi, of course, it's a beautiful city, and then to combine that with something I love, which is my work, it's even better. But as a Delhi ki ladki, it was such a shock when at 8 o'clock everything was shut. So my team and I were like searching for restaurants late at night, and then we realized, okay, no, we have to like order food early. It was really fun though. It was such a beautiful city, and the people are so sweet and welcoming. I think for one of the scenes, we actually went to the housing that they give to police officers, and we were actually shooting in their home, and they were such sweet hosts. I think Varanasi people are the sweetest. सुपर्ब. एक्चुअली मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहती थी कि आप यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर कॉप का रोल प्ले कर रही हैं एंड आई वुड लाइक टू से कि आप एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रही हैं बिकॉज प्रिडोमिनेटली वो रोल है. जब आप इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड आपका पहला एक्टिंग डेब्यू फ्रॉम मॉडलिंग टू एक्टिंग, तो आपने कोई ऑन फील्ड ट्रेनिंग ली या कुछ ऑथेंटिक समझने की कोशिश करी, जैसे आपने ये एक्सपीरियंस के बारे में बताया? I did a lot of things and it was really complicated. Lekin Priya ma'am and Vakil sir actually they helped me find an acting instructor in Delhi, and हम लोगों ने ना बहुत root level से start किया. So of course coming from such a glamorous industry and being that I am, मैं masculinity के बहुत दूर रही हूँ लाइफ में. तो to get into that zone of जैसे even when I'm talking with my hands right now, in the show I had to train myself to not be so flowy and feminine, and have that sense of authority even in the small things like your body language. So learning that was genuinely matlab thoda difficult, and even when we finished shooting, it's so funny, I went back home and I put on a dress after so long and I felt so awkward even though I used to wear them all the time. But for the continuation of the show, it was mostly like full clothes and vardi. So it was a complete 360 from who I am in my personal life. But besides that, obviously जो differences हैं at the base level, I think I connect to a lot to her struggle and her sense of trying to find her place in the world. तो वो common point and binding point था all throughout.
वेरी राइटफुली सेड। आइडेंटिटी जो है वो इस पूरी वेब सीरीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपने आप में प्ले करती है। द एंटायर स्टोरी इज़ अबाउट आइडेंटिटी एंड आजकल ये सवाल मैं आप दोनों से एक एक करके पूछना चाहूँगी कि जो अब का इंडिया है जहाँ पर पॉलिसीज़ कंटिन्यूसली अमेंड हो रही है, चेंज हो रही है, आपका पर्सनल टेक आइडेंटिटी को लेकर क्या है? I think this is, I'll take it. I was very lucky. जिस तरीके का मेरा परिवार है and the upbringing I've had and the education that I've had and the people जो मेरे से पहले आए हैं have had. And also I know that having my family makes a very basic logistic change also. जैसे अगर मैं किसी ऑफिस में जाती हूँ अपनी ID चेंज करवाने के लिए, अपना जेंडर चेंज करवाने के लिए, it helps when there is a father figure standing next to me. Because a lot of these, even though there are policies, ground level implementation and एक एक इंसान को जाके sensitize करना is where we are lacking. Constitutionally, I've always said this, even though we're having a bit of a hiccup, I think India एक ऐसी country है constitutionally and on paper, यहाँ पे LGBT लोगों की existence should not be as difficult as it is. But of course, reality में sensitization और हर जगह जाके उन चीज़ों को access कर पाना जो हमारा हक है, that's where we still do lack, and I think I'm very privileged in that sense, coming from where I come from. But I do wish that we can get better in the future. ये जो आपने बात कही कि LGBTQIA कम्युनिटी की एग्जिस्टिंग्स को सेंसिटाइज करना या इससे हमारे देश में सामान्य बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस बात पे मैं लौटूंगी। लेकिन यही जो सेम सवाल है कि आइडेंटिटी को आप किस तरह से परसीव करते हैं रमेश? आई वांट यू आल्सो टू आंसर दिस। I personally feel we all are human and we all should be treated same, and the only thing I believe in this. So और जो उनकी पर्सनल चॉइसेस है हमें वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट सबको एक ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि ये जो एग्जिस्टेंस है, अगर हम देखें मंगलमुखी, ये जो नाम है इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी आती है जो लॉर्ड राम से शुरू होती है। आई एम श्योर आप जानते हैं वाराणसी में बेस्ड है ये जो इस नाम से है। तो जब आपके पास ये कहानी आई मंगलमुखी की, जब आपको बताया गया कि यू नो दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन अबाउट द स्टोरी? Of course, as someone जिसका सपना था to get into the industry, to start acting, there was the very expected part of being excited कि okay, something nice has come. And also बड़े होते हुए मैंने जितनी transgender representation मीडिया में देखी है, this was so refreshing because usually and very frustratingly जब भी कोई LGBT character screen पे आता है, either it is a very small side role or it is somebody जो बस एक punch line की तरह screen पे दिखाया जाता है or like comedic relief, but to have a story where a transgender person is the lead and the casting choice also reflects that. They could have casted a person who wasn't actually transgender, but I think that was a very aware and sensitized decision from the team and the production and everyone involved. And also, everything said, ये कहानी सिर्फ gender की नहीं है. This is also her solidifying her space outside of her gender, which is something जो personally मैं भी अपनी life में देखती हूँ, and I like to say, you know, designation before orientation. ठीक है, मेरा gender है और मेरी identity है, वो मेरा एक part है. बट मैं आपको आज मिल रही हूँ तो आप मैं एज एन इंटरव्यूअर मिल रही हूँ. आई डोंट केयर आपका जेंडर क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है. सो आई थिंक इट्स रियली नाइस दैट ऑल सेंसिटिविटी इज टेकन कंसिडरेशन ऑफ, एंड ऑल्सो कहानी कम्प्लीटली सिर्फ उसके जेंडर के बारे में नहीं है. बिकॉज शॉकिंग, ट्रांसजेंडर पीपल आउटसाइड ऑफ आवर जेंडर, हमारी लाइव्स, जॉब्स एंड इंट्रिकेसीज आर लाइक एनी अदर पर्सनस लाइफ. राइट, वेरी राइटफुली सेड, एंड आई ऑल्सो कम्प्लीटली स्टैंड बाय दिस कि जो लेबल्स होते हैं एंड कैटेगरीज होती है जिसमें हम लोगों को डालने की कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पूरी तरीके से गलत है और उसे नकारना चाहिए, लेकिन उसे एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना चाहिए क्योंकि उसके अलावा भी एक इंसान बहुत कुछ होता है. अ पर्सन इज सो मच मोर देन द लेबल्स वी ट्राई टू फिट देम इन. नमिश, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आपने मैंने आप पढ़ा था कि आपने कहीं कहा कि दिस एंटायर एक्सपीरियंस of working with Ella, of working on Mangalmukhi for you was very enriching. Yeah, it तो was. जो एक पूरा enriching part था, wholesomeness थी इस पूरे project की आपके लिए, वो क्या थी? जब मुझे पता चला कि एक ऐसी कोई स्टोरी हम कर रहे हैं ट्रांसजेंडर के ऊपर, तब बिकॉज मैं वैसे बात करूँगा जैसे दुनिया बात करती है.
जैसे हम लोगों की, हम हिंदुस्तान की सबकी सोच है, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेप्ट किया भी है और नहीं भी किया है बहुत सारी चीज़ों को। तो मैं आज तक मैंने हीरो के रोल किए हैं और हमेशा एक लड़की के साथ पे मैंने अपने सीन्स किए हैं। अब उस बीच में जब मुझे पता चला कि मेरे सीन्स होने वाले हैं कुछ बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ एक फ्रेंडशिप बिल्ड होगी या आई एम सपोर्टिंग हर, और हो सकता है कि मेरे मन में उनके लिए फीलिंग्स भी आए। तो एज अ हीरो जब मैं सोच रहा था कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं, तो मेरे मन से सिर्फ एक ही आवाज़ आई कि मुझे करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा टीचर थे, तो उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि हम सबको एक ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ये और करियर को लेके, बिकॉज़ मैं एक ट्रांजिशन फेज़ में चल रहा हूँ। मैंने टीवी कर लिया, काफ़ी टीवी कर लिया है और हूँ मैं 15 साल से इंडस्ट्री में। तो ट्रांजिशन फेज़ में मुझे ये रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, बट मेरे अंदर से आवाज़ आई कि क्यों, तू एक्टर है ना, तू अपना काम कर, तू किसी को जज कैसे कर सकता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये जो थॉट था, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिव भी माइंड बोलता ही है, तो विदाउट फिल्टर आई एम जस्ट सेइंग व्हाटएवर आई फील लाइक। तो तब मुझे समझ में आया कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात होनी चाहिए और आगे भी होती रहनी चाहिए, और तब तक होनी चाहिए जब तक कि ये नॉर्मल ना हो जाए। तो ये था पार्ट। फिर मुझे लगा कि एज ए एक्टर मेरे लिए कुछ एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे बिकॉज़ मैं लड़का हूँ तो मुझे मेरी जर्नी पता है, तो मुझे एला की जर्नी पता नहीं थी। तो इस कहानी के थ्रू मुझे पर्सनली जब मैंने एला से बात की और इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं नहीं हैं, उसको फेस करने के बावजूद शी इज़ जस्ट ट्रू टू हर सेल्फ। दैट इज़ दिस ऑनेस्टी आई रियली लाइक अबाउट एला, कि एटलीस्ट कोई अपनी रियलिटी को जी तो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी नहीं जी पा रहे हैं, अपनी वजह से, अपनी फैमिलीज़ की वजह से नहीं जी पा रहे। तो ये सब था। तो मुझे बहुत सारी एला के बारे में, एला की जर्नी के बारे में जानने को मिला। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और मुझे जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने ये जो थॉट लिया, क्योंकि अगर हम यही एक्टिंग पार्ट किसी और एक्ट्रेस से भी करवा सकते थे, बट उनका थॉट था नहीं, कि हम जब इतना रियल जा रहे तो सब कुछ रियल होना चाहिए, ताकि लोगों को और रियलिटी लोगों के और सामने आए, सोसाइटी को समझ में आए कि किस किस चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और आई थिंक एला ने जब कुछ ऐसे सीन्स आए थे जिसमें मुझे लगा कि एला पर्सनल एला बोल रही है, हमारी मंगलमुखी नहीं बोल रही है। तो मैं बस वो उसी सीन के थ्रू सीन में बस मैं ये देख रहा था कि ये अपनी सच्चाई बता रही है। तो ये सब मेरे लिए बहुत ही कनेक्टेड पार्ट रहा। तो मुझे बहुत मज़ा आया कि मैं जो भी कर रहा हूँ रियल कर रहा हूँ, और कुछ अच्छा बना रहे हैं हम लोग, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बना रहे हैं। ऑब्वियसली हम जिस इंडस्ट्री में हमें मसाला थोड़ा सा देना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत हमने रखी हैं इसमें सीक्वेंसेस, थ्रिलिंग, सस्पेंस, ये वो सब। बट हमारा जो मेन नीश है कहानी का वो ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो दुनिया के सामने आना चाहिए। आपने बड़ी खूबसूरती से अपनी बात रखी आई मस्ट से, एंड आपने ये भी बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि कहानी में और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हम एक आइडेंटिटी के बारे में बात करें, देयर इज़ थ्रिल, देयर इज़ अ डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड, विल कम टू ऑल ऑफ दैट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है फ़िलहाल कि ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप रहा है। जैसे कि आपने कहा कि कई बार ट्रांसजेंडर रोल्स को कॉमिक रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इंडस्ट्री में कुछ ऐसी फिल्में रही हैं जैसे यही पॉइंट है, सो सॉरी टू कट यू, यही पॉइंट मैंने आज जब सुना तो मेरे ध्यान में फोकस में गया कि हाँ यार, शी इज सेइंग राइट। तो इनके पर्सपेक्टिव से मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा ये भी एक दुनिया है, ये तो हम सोच ही नहीं रहे हैं कि ऐसा होता है, जेन्युइनली ऐसा होता है। अब जब मैंने रिकलेक्ट किया कि हाँ 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 हाँ, तो हर जगह पे हाँ हाँ ही आया है, कहीं पे भी ये नहीं है कि नहीं यार, कहीं पे भी सही तरीके से यूज़ हुआ है ये पॉइंट। मतलब आपने इसको एक कैरेक्टर की तरह यूज़ कर लिया, आपने एक्सेप्ट किया, पर सोसाइटी में आपने इस चीज़ पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं किया। पर क्यों, ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन। मुझे बस मेरा यही था नीश पूरी कहानी में जुड़ने का। सॉरी, हमने बहुत हद तक इसे स्टीरियोटाइप और क्लीशे होते देखा है, लेकिन जैसे मैं कह रही थी कि इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्में रही है जहाँ पर बहुत अच्छा पोर्ट्रेयल रहा है। एक है परेश रावल की डैडी, देन वी हैव सुष्मिता सेन ताली, देन वी हैव आयुष्मान खुराना एंड मानी कपूर डूइंग चंडीगढ़ कड़ी आशिकी। लेकिन इन सब की कहानियाँ जितनी ही अच्छी क्यों ना हो और इनके पोर्ट्रेयल्स जितने ही अच्छे क्यों ना हो, एंड दीज आर लिटरली सम ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फिल्म्स, बट इन्हें हमेशा एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह के साथ लिया गया था कि क्यों एक
ट्रांसजेंडर पर्सन अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो रिप्रेजेंटेशन की काफ़ी बात थी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी है कि इतनी ऑथेंटिसिटी है कैरेक्टर पोर्ट्रेयल में। आपको डर लगा बिकॉज एक बहुत भारी लेगेसी को आप फॉलो कर रहे थे और एक रेवोल्यूशनरी स्टेप भी ले रहे थे। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर था ही, बट उससे ज़्यादा डर था कि आई एम स्टेपिंग इन टू एन एनवायरनमेंट जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एंड आई रिमेंबर इवन आस्किंग नमिश थ्रू आउट द होल थिंग कि लाइक इज़ इट ओके इफ़ आई टेल देम व्हाट आई थिंक अबाउट दिस सीन, बट उस वे में आई फेल्ट सो लिबरेटेड बिकॉज द पीपल हु वर राइटिंग and the people who were responsible for making this show happen did not have an ego about the story. They all, I think on some level वो recognize करते थे कि ये एक experience है जिसके बारे में हम objectively नहीं लिख सकते हैं, and they were so keen on asking me कि Ella, how do you feel about this? क्या कुछ ऐसा है जो आपको resonate नहीं कर रहा है? Does this sound right to you? And that way I felt so comfortable, and I also felt like I was putting the experience of my community in safe hands, because अभी जैसे मुझे आपकी life नहीं पता, मैं आपकी कहानी कैसे लिख दूँ, like but I can't sit and have an ego about it कि नहीं मैं जैसे लिखूँगी तुम्हारी story वही हो जाएगी. So I was really happy with the amount of input and the amount of questions they asked me also कि क्या is there something you would do differently या फिर आपके लिए कोई अलग experience होता है, तो उस way में I was not as scared. One thing I will say though to his credit, I never knew how labor intensive acting was. The sets are like in the middle of these hills and like pahadiya and all. I'm very unfit. This is one thing I've learned. I need to hit the gym if I'm gonna take this seriously. Vanity se set se vanity tak you're like climbing on these, it's a whole thing. Harsh weathers, No, I tough personally feel conditions. just the timing Dhoop, thing. and then my makeup dada would bring me wo malmal and all for the garmi. It was a whole thing. But such a sensory experience, I must say. मंगल के बारे में बात करते हैं। आप जो कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरी समझ है, उससे मुझे ये समझ में आया है कि इट्स अ पर्सन हुज बीन रिडिक्यूल्ड, बट वो उस चीज़ को अपना नैरेटिव सेट नहीं करने देती है, वो अपना नैरेटिव खुद सेट करती है। और कहीं हद तक मुझे ऐसा लगा कि ये एला की कहानी से या एला की ज़िंदगी से भी कितना ज़्यादा रेजोनेट करती है। जैसे कि मैंने कहा कि हम सब एला को बड़ी पर्सनली जानते हैं, ऐसा लगता है शी इज़ माई फ्रेंड, आई टॉक टू हर एवरी डे। तो वो जो एक सिमिलैरिटी ऑफ पोर्ट्रेयल है, मंगल एज अ कैरेक्टर आपको कैसी लगती है? आपने कैसे उस कैरेक्टर को लिया और अपने अंदर इम्बाइब किया? किस हद तक आपने उसमें एला को आने दिया? आई थिंक जितना मैं कर सकती थी, बट अगेन एज वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ सीन्स ऐसे थे जहाँ पे मेरी पर्सनल विश थी कि ओ अगर मैं वहाँ पे होती तो मे बी मैं तो पलट के चमाटा लगा देती सामने वाले को, या फिर मैं वहाँ पे होती तो मैं ऐसा पता नहीं यू नो आई वुड हैव शेडेड दिस पर्सन, बीन सो सैवेज अबाउट इट. बट दिस इज़ अ लेडी इन अ वर्दी, शी कैन नॉट बी हु आई एम एज एन इन्फ्लुएंसर. सो वो डिस्टिंक्शन मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था टू अंडरस्टैंड कि ओके लाइक आई हैव द लिबर्टी टू से एवरीथिंग ऑन माई माइंड, इवन दो हमारी आइडेंटिटी सिमिलर है, बट हमारी पोजिशनिंग इन द वर्ल्ड इज़ डिफरेंट. वेदर दैट इज़ उसकी जॉब क्या है, वेदर दैट इज़ उसका इकोनॉमिक या कल्चरल बैकग्राउंड क्या है. वो दिल्ली में रहने, शी इज़ नॉट अ सिटी गर्ल, यू नो, शी कम्स फ्रॉम थोड़ा कंजर्वेटिव बैकग्राउंड. तो आई थिंक एज ट्रांसजेंडर पीपल जो शहर में रहते हैं या जिनकी लाइफ मेरी जैसी है, आई थिंक वी समटाइम्स फॉरगेट दैट देयर आर पीपल हु आर वर्किंग, for lack of a better word, conventional jobs, and still bound by rules of the world. She can't go and put a story about what she's thinking. I can. So it was really hard for me to understand and put myself uski vulnerability mein at points. But I think there is a quiet power in that to know कब जवाब देने का टाइम है और कब you know घूट लेके बैठ जाने का टाइम है. I think she's much better at it than I am in my life. I think you've put it very nicely. It also gives us a glimpse into the world that we are living in right now, where we take social media as a space for a lot of reliefs to put our point जो हम otherwise नहीं कह पाते. मैं नमीश आपसे ये बात समझना चाहती हूँ. You are someone who's a veteran in the entire acting industry, and as someone who has done her debut. तो मंगलमुखी की जो कहानी है, उस कहानी में इंडस्ट्री का एक डार्क साइड भी एक्सप्लोर हो रहा है. जो पूरा थ्रिलर एस्पेक्ट है वो वहाँ से आता है.
तो ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का जो एक एग्जिस्टिंग डार्क साइड है, सम मैल प्रैक्टिसेस दैट वी सी, इसके ऊपर आपका क्या टेक है, सिंस यू आर समवन हु हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर लॉन्गर देन एनीवन ओवर हियर? पता नहीं मुझे, मैं काफ़ी टाइम से हूँ, मैं दिल्ली से लड़का आया जो बॉम्बे में आके मचा रहा है तो डार्क साइड वाइज मैंने आज तक ऐसा कुछ तो डार्क साइड नहीं दिखा है। जस्ट दैट कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद इतने कंफर्टेबल होते हैं डार्क साइड में जाने के लिए। तुम जैसे आई जस्ट शेयर वन एग्जांपल मेरे पास्ट में। तो एक मुझे किसी ने अप्रोच किया था इनिशियल डेज़ में कि अगर आपको ऐसे ऐसे रोल करना है तो यू हैव टू, आप एक गर्लफ्रेंड बना लो। तो कोई कास्टिंग डायरेक्टर थे बड़े प्रोडक्शन हाउस में। तो मैं दिल्ली से आया था, 16 साल का था। तो मैंने बोला कि गर्लफ्रेंड, तब मैं सिंगल था, तो मैंने कहा गर्लफ्रेंड ही तो बनानी है। जो दिल्ली की सोच थी हम लोग, ठीक है भाई बना लेंगे, कौन है? तो वो बंदा बोला कि मैं ही हूँ। बट मेरे लिए प्लस पॉइंट क्या हो गया था कि मेरी सिस्टर ने मुझे बोला था कि यहाँ पे ये सब होता है जो तुम्हें नहीं पता है। और वो जो अंकल थे, मेरे लिए तो मेरे डैड की एज के थे। तो मैंने उनको बोला नहीं मैं सर यहाँ पे काम करने आया। तो मेरा वो एक एक्सपीरियंस था। फिर ऐसे ही हमने जो बाहर से आते थे, तो मेरा ये टारगेट बन गया था कि जो भी बाहर से नया नया आएगा, उत्तराखंड से, दिल्ली से, यूपी से, जितने भी बाहर के आएंगे, पंजाब से, अमृतसर से, उन सबको ना ये जो मेरी सिस्टर ने मुझे सिखाया, मुझे ये आगे पास ऑन करना है ताकि वो भी बच जाए और बताएं कि हम यहाँ पे काम करने आए हैं और हम यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं। यू वांट द कमीशन, टेक द कमीशन। तो मैं ऐसे ऐसे हम लोग अपने ग्रुप पे जो जो नए लोग आते थे, मेरे जो फ्रेंड्स पीजीज रहते थे, मैं उनसे मिलता था। तो वहाँ पे जो भी आते थे हम उनको ज्ञान देते थे कि सुनो ऐसे ऐसे होता है इंडस्ट्री में, है ना, ऐसी ऐसी बातें होती हैं, तो फंसना मत, ठीक है। पहले बोलेंगे गर्लफ्रेंड बना लो, बाद में बोलेंगे मैं ही गर्लफ्रेंड हूँ, तो ये सब मत करना। तो हमने बताया सबको। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि लोगों ने सामने से ही उनको मैसेज कर दिए कि वी आर रेडी टू डू एवरीथिंग, सो हमें काम चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि और जो मैं सेट पे जो मैंने आज तक काम किया, मैंने कुछ भी ऐसा डार्क साइड नहीं देखा अपनी टीवी इंडस्ट्री में। मेरे 8-9 शोज़ हो गए होंगे एज अ लीड हीरो, तो कोई भी डार्क साइड नहीं है। हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, अगर आपके पास टैलेंट है, आप में वो बात है, आपके अंदर वो स्पार्क है, आपके अंदर वो जज्बा है, आप कर सकते हो। तो सब यहाँ पे बिजनेस करने बैठे, डार्क साइड के लिए नहीं बैठे। बट द सेम थिंग, अब उसी में कोई सामने से लोगों को अप्रोच करेगा हर जगह पे, हर फील्ड में। इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग, इट्स नॉट अबाउट बॉलीवुड, इट्स नॉट अबाउट टीवी इंडस्ट्री, इट्स अबाउट किसी कॉर्पोरेट जॉब में भी होता है, हर Very जगह right. होता है। हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि मेरे हाथ पे फ्रैक्चर भी हुआ था तो न्यूज़ आती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कितनी मेरी है होंगी पुरानी न्यूज़ ऐसी कि मेरे हाथ में नवीश चले जाके हाथ पे फ्रैक्चर हो गया। तो अगर ये सब चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में होती है तो और ज़्यादा हाईलाइट होती है। जस्ट दैट कि यहाँ पे हाईलाइट ज़्यादा होता है पर इतना डार्क है नहीं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा डार्क तो बाकी इंडस्ट्रीज़ में है। जो मैं जब से फ्री हूँ 1-1.5 साल से, तो मैं बाकी चीज़ों को इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या क्या होता। एज एन एक्टर हमें शॉप फॉर लाइफ बोलते हैं इसको, शॉपिंग करना होता है हर एक कैरेक्टर को। तो हम हर एक कैरेक्टर, जैसे मेरे घर के नीचे गार्ड है, मैं उसके साथ भी बैठ जाता हूँ बात करने के लिए, उसकी जर्नी जानने के लिए, हर किसी की, क्योंकि हमारे पास कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। तो उस सबकी थोड़ी थोड़ी जर्नी बताओगे तो हम थोड़ा कुछ उसमें यूएसपी डाल पाएंगे। तो मुझे लगता है जो मैंने एक्सप्लोर किया कि हमारी इंडस्ट्री से ज़्यादा बाकी इंडस्ट्रीज ज़्यादा डार्क है। आई विल टेक दैट एज अ टेक। एला, आपने कहानी के थ्रू इस डार्क साइड को कैसे एक्सप्लोर किया है, या आप पर्सनली भी एक क्या टेक रखती है अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द डार्क साइड ऑफ एनी इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर? I think in the same vein of what Namish said, I do agree that I think her industry mein there are, you know, the good and the bad and the power play and the power dynamics. But what I will say is, जब आप creative industries में होते हो, any creative industry across the board, whether that is, you know, being an actor, whether that is going into fashion, given that most of us don't come from creative backgrounds, हमें guidance देने वाला कोई नहीं होता है. And this doesn't have to be about extreme exploitation. I will just give you a basic example of when I just take being an influencer for that sake. When I first came into the industry, I've done videos for 200-300 rupees, which I would have to ask for 3 months कि please मेरे 200 रुपये 300 रुपये दे दो. And then somebody took me under their wing and they were like, first of all, what are you charging? Second of all, पैसा तो एडवांस आता है, काम बाद में, like, you know, those kinds of things. So I think just
from the logistic fact of कि creative industries India में अब you know people are looking at them as an actual career. I think you would agree बहुत साल तक तो you would say to someone कि I want to be an actor and they will be like हाँ वो तो hobby है ना लेकिन काम क्या? You want to be a painter हाँ वो तो hobby है ना लेकिन काम क्या? So I think just from that metric, a lot of us we just don't know what we are worth. We don't know what rooms we can be sitting in and we do have no one to call to. Chances are अगर आप कोई traditionally या you know popular career कर रहे हो, safe career कर रहे हो, आपकी family में कोई doctor होता है जो advice कर सकता है, family में कोई engineer होता है जो advice कर सकता है, family में कोई और professor होगा जो आपको बता देगा कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे करते हैं. But a lot of people, especially young people in the creative industry, don't have that kind of people to look up to, at least in their family. But then when you come into the industry, like I as an influencer found senior people who had been doing this for years before me and they told me, you know, the way of the trade and what things are worth in that way. So I guess I will say it's higher in creative industries because of course I think artists are also easier to exploit, very emotional, very jazbati people. Ruled by passion. Yeah, so just for that reason, I guess we are in a bit of a more vulnerable situation when we are in these rooms. But is it the only industry? No, of course it's everywhere. True. And the biggest problem is that our industry doesn't really come with a rule book. Yeah. There is no rule book. It's continuously evolving. मंगलमुखी जब हम देखेंगे तो हम मंगल की एक पूरी जर्नी देखने वाले हैं, right from the beginning up until you know the thriller aspect, the case solving, all of the characters coming together, Varanasi in itself being a character. लेकिन इस वक्त अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि एला की क्या जर्नी रही है, तो how would you put it for our audience in words? I'm so glad you asked me that question because just this morning I woke up and I said to my mom, Mummy, ho gaya. Like it happened. Like this is, you know, all the work and the days have been leading up to this moment. You know, this is the press and the interview and the premiere of my show. Like what else could one want? And my name, Ella, comes from Cinderella, which was a fairy tale that I really admired and I wanted, you know, a magical, happy turning of events like she had. So if I had to say in all honesty, I think my life has been a true Cinderella story. The slipper fits. We have a happily ever after. Wow, very nice. Very good sneak peek into how the name comes along, Ella. तो ये जो हमारी स्टोरी है, I did say that the story is about a lot of aspects. Yeah. It is the story of a transgender. It is a story of a cop जो सच्चाई आपके सामने लेकर आना चाहते हैं. It is a story of Varanasi. It is a story of dark side of Bollywood. लेकिन एक सवाल मेरा आप दोनों से ये है कि ये जो कहानी है इससे आपने जी है, इसे आपने पोर्ट्रे की है. जब ऑडियंस इसे देखेगी तो वो कौन सा पार्ट है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले, कि मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि ये वाला पोर्शन जब लोगों ने देखा तो उनका क्या रिएक्शन था, व्हाट इज़ यू नो आउट ऑफ द होल प्रोजेक्ट. तो आपको सोचना पड़ेगा सब कुछ याद करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू टेल मी व्हाट इज़ द पार्ट दैट यू थिंक ऑडियंस इज गोना बी मोस्ट एक्साइटेड फॉर. मुझे ऐसा लगता है जो मैंने मुंबई कॉप प्ले किया है और मराठी ट्राई करी है वो बहुत ही बस मैं पकड़ा ना जाऊँ, ऐसा ना लगे कि दिल्ली का लड़का है जो मराठी में बोल रहा है अरे थामा थामा मला शिकवतो तू काय का रस्ते. तो ये सब मैंने थोड़े थोड़े वर्ड्स वहाँ के यूज़ किए, जैसे मराठी में खूब छान दिसते, आत घेऊन जा, छोटे छोटे वर्ड्स. तो मुझे लगता है कि ये वाले पार्ट्स होंगे और कहानी के अंदर एक मोमेंट आएगा जिसमें जब एक मंगलमुखी और मेरा जो कैरेक्टर है कदम का एक सीन होगा जिसमें वो जो कदम है उसकी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं और मंगलमुखी कहीं ना कहीं वो ये चीज़ समझती है कि वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उसकी लाइफ में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, बट वो फिर आती है उससे बात करने की, यार ये वो बहुत पी रहा होता है, बोलती है कि ये सब में क्या रखा है. तो वहाँ पे उनकी एक कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें वो अपना पार्ट बता रहा है, ये अपना पार्ट बता रही है और वो कैसे दोनों को एक दूसरे के बारे में एक रियलिटी पता चलती है और उसमें लड़का क्या रिएक्ट करता है. तो मुझे लगता है वो पार्ट लोगों को समझ में आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा जब ये पहली बार अपने आप को रिवील करती हैं कि ये मैं हूँ, ऐसा मेरी जर्नी है, मेरे से ज़्यादा डिफ़िकल्ट तुम्हारी जर्नी क्या रही होगी. तो वो एक पार्ट है जो मुझे लगता है लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखने में. नाइस. Ella? I think
what he said and then some. I think कहानी में हीरोज़ होते हैं विलेंस होते हैं and I think दुनिया में सही और गलत होता है. But I think there will be moments in this show when you are confronted with the fact that सही गलत के अलावा उस टाइम पे उस इंसान के लिए सही और उस टाइम पे उस इंसान के लिए गलत, देयर इज़ यू नो गलत और बहुत गलत. सो आई थिंक व्हाट आई एम मोस्ट एक्साइटेड फॉर इज़ when they explore the backstories of everyone involved. I'm not going to say a lot. It will help you question your understanding of right and wrong and understand that right or wrong ki understanding is very subjective based on where you are in the world and what your story is. So I am excited for people to have that sort of bell ring in their head when they watch the show. Yeah, hi guys, it's me Namish Taneja and you're watching Bollywood Hungama. Hi, this is Ella D. Verma and you're watching me on Bollywood Hungama.